हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन इंजन एकेडमी। हमारे इस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। आपको अगर पूरा केमिस्ट्री समझना है तो यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट्स मिलेंगे। इससे आपका केमिस्ट्री और बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री का डेफिनेशन। एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन दिया है कि केमिस्ट्री कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स का स्टडी नहीं है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से जो कंपाउंड्स बनते हैं उसका स्टडी है। वो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस अगर आपने लिया है तो साइंस को हम थ्री पार्ट में मेनली डिवाइड करेंगे: केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमें और कोई ब्रांचेस के बारे में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था फिलोसोफर स्टोन। आप यहाँ देख सकते हो, जिसको हम पारस भी बोलते हैं। अब ये फिलोसोफर स्टोन क्या है? तो क्या ऐसा कोई पत्थर हो सकता है जो आयरन या कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे? ये क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, इसीलिए हमने ऐसी स्टडी स्टार्ट की जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद क्या ऐसा कोई कंपोनेंट हो सकता है, ऐसा कोई लिक्विड हो सकता है जो इंसान को इमॉर्टल यानी अमर बना दे? तो इसको हमने कहा एलिक्सिर ऑफ लाइफ। तो ऐसा कोई लिक्विड है या नहीं, उसकी खोज केमिस्ट्री की वजह से हुई या फिर केमिस्ट्री का डेवलपमेंट इसकी खोज की वजह से हुई? अब उसके बाद आपको एनसीईआरटी में 2-3 पेजेस मिलेंगे जिसमें इंडिया की हिस्ट्री दिखाई है। बहुत सालों पहले इंडिया में ऑलरेडी केमिस्ट्री का रिसर्च हो चुका था। हमारे जो ऋषि मुनि है उसको बहुत सारा केमिस्ट्री का नॉलेज था। तो ये 2-3 पेजेस आपको श्योरली रीड करने चाहिए नॉलेज लेने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नीट एग्जाम की, तो इसलिए वो पॉइंट्स मैंने स्किप कर दिए हैं। तो हम डायरेक्टली आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब यहाँ बहुत बड़ा पैराग्राफ आप देखोगे, लेकिन यहाँ से आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज मिलेगी वो है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग्स यूज होती है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखो सबसे नीचे अगर आप आते हो तो आपको वहां मिलेगा सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। अब सिस्प्लेटिन क्या है? सिस्प्लेटिन जनरली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यस, इट इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और दूसरा है टैक्सोल। तो हमारे पास ये दो ड्रग्स है जो कैंसर पेशेंट को बहुत ही यूजफुल है: सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। एमसीक्यू के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद है एड्स पेशेंट के लिए। अब एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये ऐसा डिसीज है जो एक बार अगर किसी इंसान को हो जाता है तो उसका क्योर आज तक साइंस के पास नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री ने ऐसे जो पेशेंट है उसको हेल्प करने के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन दे दी, जिसे हम बोलते हैं AZT। अब देखो, एजेटिक का मतलब एजिथ्रोमाइसिन तो नहीं होता, तो उसका फुल फॉर्म भी आपको यहाँ दिया है। आप देख सकते हो, एजेटी मीन्स एजिडोथाइमिडिन। यस, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, एजेटी मीन्स एजिडोथाइमिडिन। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि आपने सर उसके ऊपर ही लाइन कर दिया तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। लो अब पढ़ लो, है ना, लिखा है देखो, एजेटी का मतलब होता है एजिडोथाइमिडिन। अब ये सिर्फ और सिर्फ एड्स पेशेंट को हेल्पफुल है। इससे एड्स क्योर नहीं होता, सिर्फ उसको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ये हेल्पफुल है। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाया है डेली लाइफ में केमिस्ट्री कैसे यूजफुल है। आप पूरा पैराग्राफ रीड कर लोगे, आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर दो कि सर ये वाला वर्ड है ना वो नहीं समझ में आया, तो उसके बारे में मैं आपके कमेंट के नीचे ही आंसर कर दूंगा, है ना। तो ये पैराग्राफ आप रीड कर सकते हो। इसके बाद आता है केमिस्ट्री में सबसे डेंजरस कंपाउंड। यस, लिखा है आपको देखो सेकेंड पैराग्राफ में, CFC।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप कमेंट कर सकते हो कहाँ यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज होता है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऐसी चीजों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था। अब क्यों बंद कर दिया? क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है। किस तरह से? अब ये देखो, ओजोन को खा जाता है, ओजोन डेप्लेटिंग गैस है ये। तो अगर ओजोन को खा गया तो पहला दिक्कत तो क्या है? सनलाइट डायरेक्टली अर्थ पे आती है, लेकिन ओजोन लेयर यूवी लाइट को बैंड कर देता है। यूवी लाइट यहाँ नहीं एंटर होती, वो एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी लाइट को। अब अगर सीएफसी ओजोन को ही खा गया तो यूवी लाइट तो आ जाएगी। तो ओजोन एक प्रोटेक्शन है अर्थ के लिए, तो इसीलिए सीएफसी यूज करना हमने बंद कर दिया। तो फिर एयर कंडीशनर क्या यूज नहीं करेंगे, रेफ्रिजरेटर यूज नहीं करेंगे? हम वो यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास रिप्लेसमेंट है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास सीएफसी का रिप्लेसमेंट है एचएफसी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब जो क्लोरो कंपाउंड है, क्लोरो मेन रीजन था ओजोन डेप्लेशन का, तो हमने क्लोरो हटा के वहां पे रख दिया हाइड्रोजन। तो ये हो गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब इससे ओजोन को कोई खतरा नहीं, इसका मतलब हमें सनलाइट से कोई खतरा नहीं, क्योंकि यूवी लाइट कैंसर प्रोड्यूस करता है, कार्सिनोजन है। अगर यूवी लाइट ही नहीं आएगा अर्थ पे तो हमें कैंसर भी नहीं होगा। बट सिर्फ यूवी लाइट से कैंसर नहीं होगा, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कैंसर होता है, तो आप उससे दूर रहिए। अब अगर बात करें आगे कि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस है। देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये क्या है? ये ऐसे गैसेस है जो अर्थ की हीट को अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देते। तो ऐसे गैसेस बहुत ही डेंजरस है। यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए हैं, देख लो, मीथेन लिखा है ना? फिर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 लिखा है। फिर आप क्या जानते हो, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। यस। तो ये गैसेस क्या करते हैं, सनलाइट जब अर्थ पे आती है तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती है, लेकिन अर्थ एट नाइट ये हीट जो है वो फिर से बाहर फेंकती है। लेकिन ये जो गैसेस है वो अर्थ में से जो हीट बाहर जा रही है उसको एस्केप नहीं होने देते, उसको वापस अर्थ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। सो डे बाय डे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और उसकी वजह से जो पोल पे ग्लेशियर है वो भी मेल्ट हो रहा है, जिससे ओशन लेवल, वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो बहुत सारे जो ओशन के नजदीक के जो सिटीज है वो उसमें सबमर्ज हो जाएंगे। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, इसीलिए हमें ऐसे गैसेस का यूज कम करना चाहिए। ये आपको केमिस्ट्री सिखाता है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ मैटर। अब आप देखो, 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में आप पहले से ही पढ़ के आए हो मैटर क्या होता है। मान लो कोई इंसान रो रहा है और आप उसको पूछोगे वाई आर यू क्राइंग, व्हाट्स द मैटर? अब हो सकता है वो साइंस का बंदा होगा, तो वो भी फटाक से बोल देगा मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हर एक वो चीज जिसका मास है और जो स्पेस थोड़ा ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं। अब देख लो, आप ऐसा बोलोगे सर क्या एयर मैटर है? यस, डेफिनेटली एयर इज मैटर। क्यों? जब आप किसी बलून में एयर भरते हो तो उसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की, और उसका मास भी बढ़ जाता है। वो बलून है, उसका मास भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से एयर भी एक मैटर है। लेकिन आप समझ लो कुछ फीलिंग्स है जैसे ऑनेस्टी, लव, ये मैटर नहीं है। ठीक है, उसकी कोई स्पेस नहीं होती, वो हमारे हार्ट में उसकी स्पेस होती है, लेकिन उसका कोई मास नहीं होता। हाँ, मास ऐसा होता है कि हमारे दिमाग पे उसका जोर चलता है, बट दे आर नॉट मैटर एज फार एज द केमिस्ट्री इज कंसर्न। तो आप याद रखो, मैटर क्या है? ऐसी हर एक चीज जिसका कोई ना कोई मास होता है। देखो लिखा है विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर।
अब बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, देखो नीचे लिखा है बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ये सारी चीजें मैटर है। आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिसको आप क्लासिफाई कर सकते हो कि कौन मैटर है और कौन मैटर नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन चीजें तो आप पहले से ही पढ़ के आए हो। दूसरी दो चीजें होती हैं जो आपको शायद पता ही होगा, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। अब ये देखो, बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हमको पता है कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं होते, फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। बट नीट पढ़ रहे हैं, नीट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये भी आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सबसे पहले आप बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड ऐसे सब्सटेंसेस है जिसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है उसके बीच में ज्यादा गैप नहीं होता। उसके बाद हम बात करें लिक्विड। तो लिक्विड कैसी चीजें हैं? लिक्विड ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा गैप होगा, थोड़े दूर दूर बैठेंगे। देखो, आप अगर मैरिज में जा रहे हो, एक ही बस के अंदर सब जाएंगे, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे औरतें, बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, तो क्या होता है, नजदीक नजदीक बैठना पड़ता है। तो वो एग्जाम्पल हो गया सॉलिड का। लेकिन आप पैसे दे के ट्रैवलिंग कर रहे हो बस में, तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप दूर दूर बैठोगे। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। और गैसेस क्या है? अब मान लो थिएटर में आप ऐसे टाइम पे गए कि कोई वहां पे आया नहीं है, दो तीन लोग हैं, तो आप कहीं पे भी बैठ जाओगे ना, पूरा थिएटर खाली है, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ गैस। गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना अट्रैक्शन ही नहीं होता है कि वो नजदीक आएंगे। सो दे गो फार फ्रॉम ईच अदर। उसको आप 1 लीटर कंटेनर में रखोगे तो 1 लीटर में रहेंगे, अगर आप उसको 2 लीटर कंटेनर दोगे तो 2 लीटर में एक्सपांड हो जाएंगे। जितना वॉल्यूम आप उसको दोगे उतना वो एक्सपांड करेंगे। तो दे आर गैसेस। तो इसको आप देखो, डायग्राम में भी आपको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ जो इमेज दिया है उसमें सॉलिड बहुत नजदीक होते हैं पार्टिकल सॉलिड में, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर है, और गैस में तो पार्टिकल्स बहुत दूर है ना। तो ये तीनों इजीली आपको इमेज से पता चल जाता है। अब जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, इसका प्रॉपर्टी, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी आपको लिखा है यहाँ पे देखो। सॉलिड हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड डिफाइनाइट शेप, मतलब उसका वॉल्यूम और शेप दोनों चेंज नहीं होता, फिक्स है। लिक्विड के बारे में आप बात करोगे तो लिक्विड हैव द डिफाइनाइट वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम बदलेगा नहीं। मान लो आप 1 लीटर की जो बाउल है उसमें दूध लेते हो और उसको ट्रांसफर कर दो 2 लीटर में, तो क्या दूध 2 लीटर हो जाएगा? तो हम ऐसा ही करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन आप उसको बाउल में से किसी ग्लास में रखते हो तो वैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप बोतल में भरते हो तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा। मीन्स कि उसका शेप चेंज होता रहता है। लिक्विड का शेप चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में क्या होता है, उसका वॉल्यूम और शेप दोनों चेंज होता रहता है ना, कोई भी फिक्स नहीं है। देखो, इट डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, दोनों चेंज होता रहता है। अब इसका रीजन हमको पता है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और गैसेस में सबसे कम। और इसी की वजह से सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा होता है, लिक्विड में डेंसिटी उससे कम, और गैसेस में डेंसिटी सबसे कम होता है। अब हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करें। तो यहाँ पे आपके पास दो वर्ड आएंगे, एक आएगा कूलिंग और दूसरा आएगा हीटिंग। मान लो आपको अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको हीट करोगे। लेकिन ये सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? आप हीट करोगे लेकिन उस प्रोसेस को कुछ नाम दोगे। आप कमेंट कर सकते हो आराम से, क्या नाम देंगे उसको हम? यस, इट इज हीटिंग, बट इंस्टेड ऑफ हीटिंग आई थिंक यू शुड से इट इज फ्यूजन। सॉलिड टू लिक्विड आप जब कन्वर्ट करते हो तो उसको हम बोलेंगे फ्यूजन। अब आप बोलोगे सर उसको मेल्टिंग भी बोल सकते हैं।
लेकिन मेल्टिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। से फॉर एग्जांपल अगर हम आइस की बात करें, तो आइस जब मेल्ट होता है तो वाटर बनेगा। देखो मैंने मेल्ट वर्ड यूज किया, बट मेल्टिंग होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। यस, जब मेल्टिंग होता है ना तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उसी तरह लिक्विड से जब गैस बनेगा, तो लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस को आप क्या कहोगे? आप उसको कहोगे इवापोरेशन, है ना? इवापोरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड को हम जब हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है इतनी बढ़ जाती है, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब बोलोगे सर ऐसा तो बॉइलिंग में भी होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो फिर से आप वाटर का एग्जांपल लो। वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री हो जाता है, तब जो प्रोसेस होती है ना उसको बॉइलिंग बोलते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे बॉइलिंग का डेफिनेशन, यहाँ अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना? आगे आपको वीडियो आएगा नेक्स्ट चैप्टर का, तो वहां पे हम पढ़ेंगे बॉइलिंग। बट आप इतना याद रखो, बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो वाटर में से गैस 100 डिग्री सेल्सियस पे जब कन्वर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो इवोपरेशन कब होता है? एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे नीचे, से फॉर एग्जांपल 30, 40 या 50 डिग्री सेल्सियस पे या 70 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर वाटर से वेपर बन रहा है, तो उसको हम इवोपरेशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं रिवर्स कन्वर्जन की। अगर हमको गैस को कन्वर्ट करना है, सपोज हमारे पास ये गैस है, उसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? तो फिर से हम एक बार लिखते हैं, गैस को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको हम कूलिंग कहते हैं। बट ये कूलिंग का कुछ साइंटिफिक नाम दो, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब अगर हम बात करें, ये लिक्विड को हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग। उसको क्या कहेंगे हम? फ्रीजिंग। या फिर आप सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हो, है ना? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। अब एक और बात, क्या सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है? सॉलिड डायरेक्टली गैस में कैसे कन्वर्ट होगा? बहुत इजी है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, है ना? बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सॉलिड डायरेक्टली गैस में कैसे कन्वर्ट होगा? बीच में तो लिक्विड आएगा ना? नहीं, जरूरत नहीं है। आप कैम्फर को हीट करो, डायरेक्टली वेपर बनेगा, है ना? डायरेक्टली गैस बन जाएगा। आयोडीन देखो डायरेक्टली गैस बन जाता है। अमोनियम क्लोराइड, मर्क्यूरियस क्लोराइड, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सबलाइम होते हैं। याद रखने हैं ये कंपाउंड्स के नाम, क्योंकि आपको जब सेपरेशन टेक्निक्स आएगा तो वहां पे पता होना चाहिए ऐसे कौन से सब्सटेंसेस है जो सबलाइम होते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आप राइट साइड पे जो इमेज है उसमें ध्यान दो। मैटर को हम मेनली दो टाइप्स में यहाँ क्लासिफाई करेंगे, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। आप ऐसा भी बोल सकते हो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो जो मिक्सचर है वो इम्प्योर सब्सटेंस है। अब इम्प्योर कैसे? उसमें दो या ज्यादा कंपाउंड्स मिक्स होते हैं। और आप प्योर सब्सटेंस देखो तो उसमें हम कहते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आते हैं। दे बोथ आर प्योर सब्सटेंस। आपको भी एलिमेंट तो प्योर हो गया, ठीक है, कंपाउंड कैसे प्योर? तो मान लो अगर H और O को मिला के आपने वाटर बनाया, H2O, तो H2O प्योर कंपाउंड है, आप ऐसा बोलोगे प्योर वाटर। अगर आपने कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2 बनाया, तो CO2 को आप बोलोगे प्योर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गए प्योर सब्सटेंसेस। अभी हम बात करते हैं मिक्सचर की। दो या ज्यादा सब्सटेंसेस को अगर आप मिक्स करते हो और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, तो हम उसे कहते हैं मिक्सचर। अगर आप दो या तीन सब्सटेंसेस, जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो, तो मेनली केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। जब सॉल्यूशंस बनते हैं, हम 12th स्टैंडर्ड में देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन,
है ना? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आप देखोगे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, बट मिक्सचर बनाओगे तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता। वाटर में आप अगर सॉल्ट ऐड करते हो तो वो मिक्सचर है। अच्छा, ये किस तरह का मिक्सचर है? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। ये पैराग्राफ में आप सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर आप वाटर में सैंड ऐड करते हो तो वो हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो, हेट्रोजीनियस मतलब ऐसा मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और होमोजीनियस क्या है? इसमें पार्टिकल्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सॉल्ट आप जब पानी में डालते हो तो आपको सॉल्ट नहीं दिखता, है ना? इसीलिए आप उसे कहते हो होमोजीनियस। सॉल्ट इन वाटर, सुगर इन वाटर, दे आर होमोजीनियस। बट सैंड अगर आप वाटर में ऐड कर दो, है ना, तो वो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको नेक आई से सैंड दिखेगी, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि मिक्सचर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और एक बात आप समझ लो, यहाँ पे जो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा क्लासिफिकेशन किया है, वहां पे आप लिख लो कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, बट होमोजीनियस मिक्सचर्स आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, कि ऐसे जो सब्सटेंसेस है इसको हम किस तरह से सेपरेट करेंगे। मान लो आपके पास सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है और आपको इसमें से सॉल्ट अलग करना है, तो इसके लिए आप सिंपल प्रोसेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको लिखा है क्रिस्टलाइजेशन। आप जो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है उसको स्लाइट हीट करो, थोड़ा सा उसको गर्म करोगे तो उसका सॉल्वेंट जो है, वाटर जो है, वो इवेपोरेट होगा। पूरा इवेपोरेट करने की जरूरत नहीं है। आप मान लो उसका वॉल्यूम हाफ कर दो, इतना आप उसको इवेपोरेट करो। अब उसके बाद आप उसको ऐसे ही रहने दो, तो बाकी का जो सॉल्वेंट है स्लोली स्लोली खुद इवोपरेट होगा और जो सब्सटेंस है सॉल्ट, वो फिर से क्रिस्टलाइज होगा। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो सॉल्ट एंड वाटर को। अगर आपके पास मान लो ऐसे दो कंपाउंड्स है जो एक दूसरे में मिसिबल है, मतलब लिक्विड कंपोनेंट्स, जैसे आपके पास मान लो टॉल्यूइन है और फिनॉल है। अब ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे? तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो डिस्टिलेशन। ये डिटेल में आपको जीओसी का जो नेक्स्ट पोर्शन होता है पीओसी, उसमें आपको मिल जाएगा। टॉल्यूइन और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो जिसके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा गैप होता है उसको आप डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो। उसमें पहला जो बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सब्सटेंस वेपराइज होके बाहर आएगा, उसको हम कंडेंस करेंगे तो वो अलग हो गया। अच्छा, सबसे इजी सेपरेशन, मान लो सैंड और वाटर है, इसमें से आपको सैंड अलग करना है, तो कैसे करोगे? सिंपल, आपको यहाँ मिल जाएगा, तो फिल्ट्रेशन है ना, हो गया। फिल्ट्रेशन से आप अलग कर लोगे। लेकिन आपके पास मान लो गेहूं आ गए, है ना, राइस आ गया। अब ऐसे जो ग्रेन्स है या पल्सेस है उसमें स्टोन्स है, उसको कैसे अलग करोगे? तो उसके लिए कोई केमिकल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हैंड पिकिंग करना है। देखो, हैंड पिकिंग से आप उसको अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब आगे देखते हैं हम प्योर सब्सटेंस के बारे में। हमने मैटर को दो टाइप्स में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस में हमारे पास दो चीजें आती है, पहला आता है एलिमेंट और दूसरा आता है कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या चीज है? ये सेम एटम से बनी हुई चीज है ना, ये अमूल चीज नहीं है। अमूल दूध पीता है इंडिया, लेकिन यहाँ पे हम ये चीज की बात नहीं कर रहे। सेम एटम से जो बनता है उसको एलिमेंट कहते हैं। से फॉर एग्जांपल O2, ये एलिमेंट है। बोलोगे सर ये कैसे एलिमेंट हुआ, ये तो कंपाउंड है। नहीं 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 नहीं, ये क्या है? ये एलिमेंट है। एलिमेंट, इसको आप बोलोगे मॉलिक्यूल, लेकिन ऐसे बोलोगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अच्छा, सिर्फ ऑक्सीजन लिखो तो आप बोलोगे एटम ऑफ एलिमेंट।
चलो इसके बाद मैं लिखूं H, तो इसको बोलोगे एटम ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट का ये एटम है, लेकिन मैं लिखूं H2, तो ये भी एलिमेंट है बट मोलेक्यूल ऑफ एलिमेंट। अच्छा, चलो अब मैं लिखता हूं O3, ओजोन, है ना? नहीं, जोन को नहीं बुला रहे, हम इसको लिख रहे ओजोन। तो ओजोन क्या है? एलिमेंट है या कंपाउंड है? कमेंट करो। ओजोन क्या है? एलिमेंट है या कंपाउंड है? यस, इट इज एलिमेंट। बोला कि सर अभी O2 को बोला आपने एलिमेंट, तो O3 भी तो एलिमेंट है। ऊपर देखो क्या लिखा है, ऐसी चीज जो सेम एटम से बनी है उसको हम एलिमेंट कहेंगे। चलिए इसके बाद हम लिखते हैं P4। P4 क्या है? अब तो आपको पता चल गया है ना, पेपर आउट हो गया कि सेम एलिमेंट्स है, सेम एटम्स है, तो उसको एलिमेंट बोलेंगे, है ना? तो P4 भी एलिमेंट हो गया। चलिए अब बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछता हूँ, एसिड क्या है? अरे ये भी एलिमेंट ही है। क्यों? सारे सल्फर मिल गए, जैसे सारे लोग मिल गए भाजपा को हराने के लिए, इसी तरह सारे लोग मिल गए, है ना, एलिमेंट बनाने के लिए। सारे सल्फर मिलके क्या बन गया? एलिमेंट। तो सेम एटम से जो बनता है वो एलिमेंट है। आपको यहाँ पे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, देखो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, ऐसे जो भी एटम्स दिए ये सब एलिमेंट्स। इसके बाद नीचे देखो, फिर से एग्जांपल दिया, H प्लस H, H2, तो ये भी क्या है? एलिमेंट है। H एलिमेंट है, एटम ऑफ हाइड्रोजन। आप यहाँ पे बाजू में जो लिखा है ना, पढ़ते रहो, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे? H एटम है, एटम ऑफ एलिमेंट। तो H2 जो बना यहाँ पे जो H2 बना, इसको आप क्या कहोगे? मोलेक्यूल ऑफ एलिमेंट। अच्छा, नीचे फिर से देखो, ऑक्सीजन क्या है? एटम ऑफ एलिमेंट, एटम ऑफ ऑक्सीजन। और O2 क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, है ना? तो ये तो हमने बात कर ली थी, वही यहाँ पे फिर से लिखा है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड। देखो, मिक्सचर और कंपाउंड, ये दो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। मिक्सचर क्या है? कोई भी सब्सटेंसेस को जब आप मिक्स करते हो, दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब आप मिक्स करते हो, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी शायद चेंज हो सकता है बट केमिकल प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होगा, तो उसको मिक्सचर कहते हैं। बट कंपाउंड में आप क्या लिखोगे? when two or more substances are mixed together and they form a new substance, their chemical property changes, then it is called compound। यानी कि आपने दो सब्सटेंसेस को या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया, तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है। कैसे समझाए इसको, है ना? अब देखो यहाँ पे H2O का एग्जांपल है। आपको हाइड्रोजन पता है? अरे सर यह तो पता ही होगा ना, केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं। तो हाइड्रोजन कंबस्टिबल है। अब देखो, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, ये सारी चीजें हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं। बोलेंगे हाँ, अरे भाई रिसर्च हो रहा है ना, हाइड्रोजन को यूज कर नहीं पा रहे हम। उसको रॉकेट में यूज कर लो, फट जाए तो कोई बात नहीं, बाइक में कैसे यूज करोगे, फट गया तो, है ना? तो हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि डर लगता है, कंबस्टिबल है। और O2 क्या है? O2 क्या है? O2 आग लगाता है, आग लगा, है ना? तो देखो, H2 कैसा है? H2 कैसा है? जिससे क्या होता है? फायर होती है। H2 खुद फायर होता है और O2 क्या करता है? फायर लगाता है ना? H2 है जलने वाला और O2 है जलाने वाला। अब अगर ये दोनों मिलके H2O बन गया तो क्या होगा? आप बोलोगे सर दो कमीने बंदे मिल गए तो बड़ा कमीना बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, H2 जलाने वाला, जलने वाला सॉरी, O2 जलाने वाला, लेकिन H2O हो गया बुझाने वाला। तो आप बुझाने वाले बनो। अगर कोई जल रहा है तो उसको जलाओ मत, ऑक्सीजन मत बनो, पानी बनो। लेकिन पानी बन के किसी को डुबा मत दो, है ना? तो H2O2 मिलके H2O बना और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गया।
H2O is a compound, it is not a mixture. H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। इसी तरह आप CO2 ले लो, है ना। CO2 भी क्या है? CO2 is also compound, कार्बन ऑक्सीजन मिलके। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। आपको पता है सोडियम क्या है? मेटल है। और क्या है? नहीं, सोडियम ऐसा मेटल है जिसको अगर आप पानी में डालो, आपने अपने टीचर को बोला होगा सर लैब में ले जाओ, सोडियम को पानी में डालो, ब्लास्ट करते हैं। यस, सोडियम पानी में डालोगे तो ब्लास्ट होता है। अब एक ये क्यों होता है वो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। NaOH बनता है, उससे H2 बनता है और ब्लास्ट होता है। वो हीट H2 बियर नहीं कर पाता, फट जाता है। फिर आपको पता है क्लोरीन क्या है ना। क्लोरीन एक पॉइजनियस गैस है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये सब पॉइजनियस गैसेस है। तो Na बहुत खतरनाक, है ना। खा सकते हैं, सोडियम को खा सकते हैं? नहीं, मुंह फट जाएगा। और क्लोरीन, उसको, वो तो गैस है बट क्या उसको इनहेल कर सकते हैं? वो पॉइजनियस है। अच्छा चलो, दोनों को मिला के हम कुछ बनाते हैं, NaCl। इसको तुम खाते हैं, है ना। नमक डालते हैं ना बहुत सारा, जिसमें कम होता है वो ज्यादा डालता है। तो NaCl का प्रॉपर्टी चेंज हो गया, देखो। सोडियम ब्लास्ट हो जाता है, क्लोरीन पॉइजनियस है। लेकिन जो NaCl बना, पानी में डालो, पानी सॉल्टी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया सोडियम और क्लोरीन का जब वो NaCl बने। तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ, उसी को हम बोलेंगे कंपाउंड। तो एक बार आप ये पढ़ो, बहुत ही अच्छी तरह से आपको एनसीईआरटी में समझाया गया है। आपको नहीं समझ में आता तो ऐसा कोई भी वर्ड है जो नहीं समझ में आता, आप उसको कमेंट करो। आप कमेंट नहीं करते भाई, कमेंट करो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका हम सॉल्यूशन देंगे। अब चलो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब कोई भी प्रॉपर्टी उठा लो, आपको मान लो बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है। किसी का फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी? तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पे दिखा है, देखो लिख के दिया है। बोलते हैं ना तू लिख के ले ले, या लिख के दिया है आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और उसके बाद हम देखो तो कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी, है ना, एसिड और बेस के साथ किसी का रिएक्टिविटी, ये सब क्या है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे मान लो आप CO2 गैस, तो CO2 किसी एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन बेस के साथ रिएक्ट करके उसमें डिजोल्व हो जाता है। बट अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये डिजोल्व होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड KOH में डिजोल्व नहीं होता। तो इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें हमें मेजर करनी होती है। तो इसी के लिए हम ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए हमें सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं करना पड़ता, कोई केमिकल चेंज नहीं करना पड़ता। आपको डेंसिटी मेजर करना है, उसका मास और वॉल्यूम फाइंड कर लो, फिर उसको डिवाइड कर दो, डेंसिटी मिल गया। आपको उसका ऑर्डर फाइंड करना है, स्मेल कर लो, आपको पता चल जाएगा कि उसका ऑर्डर क्या है। तो ऐसे ही कलर फाइंड करना, देख लो ना ऐसे, ये रेड है, येलो है ना। तो उसको आपका पता चल जाएगा ये पेन का कलर क्या है ना, आपको पता चल जाएगा। तो कोई केमिकल चेंज नहीं करना पड़ता। अब बोलोगे सर उसमें बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट लिखा है। पानी को बॉईल करने से उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, उसका कंपोजिशन भी चेंज नहीं होता। मेल्टिंग, आइस को मेल्ट करने से उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए कंपोजिशन चेंज नहीं करना। लेकिन अब बात करो, चलो केमिकल प्रॉपर्टी। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टी फाइंड करना है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या बेस के साथ? तो मान लो आपने उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया, वो रिएक्ट कर गया, तो आपने, आपका जो कस्टमर है उसको बोल दिया कि CO2 भाई बेस के साथ रिएक्ट करता है। अब वो कस्टमर बोलेगा तो आपको, तो लाओ CO2 वापस करो। अरे कैसे करेंगे, वो तो KOH के साथ रिएक्ट कर लिया। अब कल आना, हाँ, हवेली पे आ जाना, CO2 ले जाना। तो एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करने के लिए आप किसी सब्सटेंस का यूज करते हो तो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है।
ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।